हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पद के भेद के अंतर्गत संज्ञा पद के बारे में चर्चा की थी। आज हम संज्ञा पद के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? कौन सा विकल्प है जिसमें सभी संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहला विकल्प है भारत, रामायण और मोहन। अगला विकल्प है पुस्तक, पहाड़, नदी। अगला है जयपुर, लड़की, बुढ़ापा। और अगला विकल्प है गंगा, हिमालय और मनुष्य। और इन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प के अंतर्गत सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स देखते हैं कि पहला विकल्प में भारत शब्द है, जो किसी देश का नाम है और देश का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। अगला विकल्प है कि पुस्तक, पहाड़ और नदी। तो जो शब्द किसी जाति वर्ग को संबोधित करते हैं वह शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा 2 जो है वो सही है कि पुस्तक, पहाड़ और नदी जातिवाचक संज्ञा है। अगर अगले विकल्प पर हम ध्यान दे लेते हैं तो जयपुर किसी शहर का नाम है और किसी विशेष शहर के नाम को या किसी स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। और गंगा हमारा एक नदी का नाम है और नदी का नाम जब होता है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अगर हम चारों विकल्पों पर ध्यान देते हैं तो जो दूसरा विकल्प है पुस्तक, पहाड़ और नदी, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो विकल्प हमारे हैं स्नेह, घृणा, नित्य और पाप। और पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो स्नेह, घृणा, पाप, लज्जा और शर्म आदि हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर विकल्प हमारा तीसरा सही है कि नित्य शब्द जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो देख लेते हैं कि हिमालय हमारा किसी पर्वत का नाम है और पर्वत का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला है पवित्रता, अगला नदी और गंगा। गंगा हमारा किसी नदी का नाम। तो ये दोनों विकल्प हमारे गलत हो गए। और पवित्रता शब्द जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है कि नदी हमारा निम्न विकल्पों में जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक से बनी, जातिवाचक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो हम देख लेते हैं। पहला विकल्प मजदूरी, खुशहाली, चोरी और दलाली, ये 4 विकल्प हैं। तो पूछा जा रहा है कि जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा। तो मजदूरी हमारा, मजदूर में ई प्रत्यय लगा करके मजदूरी बना हुआ है। चोरी में चोर प्रत्यय में, चोर शब्द में ई प्रत्यय लगा करके चोरी बना हुआ है। और दलाल में ई प्रत्यय लगा करके दलाली बना हुआ है। और ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? जातिवाचक हैं, मजदूर, चोर और दलाल। पूछा जा रहा है जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो खुशहाली विकल्प जो है हमारा वो सही है कि जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा खुशहाली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द क्रिया से बनी, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखते हैं कि धुलना हमारी क्रिया है, धुनना हमारी क्रिया है और पिटना या पीटना हमारी क्रिया है। तो ये तीनों तो हमारे क्रिया शब्द हुए जाएंगे। अब हमारा जो साफ शब्द है, साफ से सफाई बना हुआ है, ये विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है कि सफाई शब्द जो है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा कि विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि नहाता हमारी क्रिया है, खेलना हमारी क्रिया है और दौड़ना क्रिया है। ये तीन शब्द तो क्रिया के अंतर्गत हो गए। अब हम देखते हैं कि विशेषण कौन शब्द है। तो यहां पर शिष्ट में ता प्रत्यय लगा करके शिष्टता बना हुआ है, जो भाववाचक संज्ञा है। जैसे उदाहरण के तौर पर होता है सुशील बहुत ही शिष्ट है। तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही है कि शिष्टता शब्द जो है वो विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, निम्न में कौन सी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। प्रश्न के विकल्प हैं लड़कपन, अपनापन, पढ़ाई और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो अपना शब्द है ये तो सर्वनाम हुआ, अपना शब्द सर्वनाम से निर्मित है, तो ये तो विकल्प आपका पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि पूछा जा रहा है जातिवाचक संज्ञा से। अब यहां पर पढ़ाई मतलब है पढ़ना, एक क्रिया हो गई आपकी, तो ये दो विकल्प तो आपके पहले से ही गलत हो गए हैं, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर आता है कि लड़कपन जो है वो विकल्प हमारा सही है कि लड़का शब्द जो है वो जातिवाचक है, लड़का जातिवाचक है, और लड़का में जब पन प्रत्यय लगा तो दोनों मिल करके लड़कपन बने, और यही हमारी भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक से बनी है। अगला प्रश्न है, मानवता में संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता, वैसे अगर देखते हैं तो मानव शब्द जो है वो जातिवाचक है, लेकिन मानव में प्रत्यय लगा हुआ है ता, तो कौन सा संज्ञा बनी जाकर के। पहला विकल्प है भाववाचक, जातिवाचक अगला है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, तो यहां पर पहला विकल्प सही हुआ जाकर के कि मानवता में संज्ञा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। गुण है, दोष है, अवस्था है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर पहला विकल्प है पशु, पक्षी, दिशाएं, आभूषण और गुण दशा, ये चार विकल्प है। पशु, पक्षी, दिशाएं, आभूषण और गुण दशा। तो पशु पक्षी हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर देखें दूसरे शब्दों में तो आपका समूहवाचक में चले जाएंगे, और आभूषण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, दिशाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और जो गुण और दशा है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही है कि भाववाचक संज्ञा गुण और दशा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। विकल्प है शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि वीर शब्द जो है वो विशेषण है, मोहन वीर है, राधे बहुत वीर है। मनुष्य शब्द जातिवाचक है, और गुरु भी जातिवाचक है। तो यहां पर पहला विकल्प जो शत्रुता है वो हमारा भाववाचक शब्द हुआ जाके। अगला प्रश्न है, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो यहां पर विकल्प है लड़ाई, लड़कपन, लड़कापन और लड़की। तो अगर हम विकल्प नंबर 1 पर देखते हैं तो लड़ाई हमारी तो क्रिया हो गई, उसके बाद में लड़की हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब दो विकल्प आपके पास हैं, लड़कपन और लड़कापन। लड़कापन गलत शब्द है, क्योंकि लड़का में जब हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनती है। लड़का हमारी जातिवाचक संज्ञा है, और उसमें जब पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो लड़कपन हमारा 2 नंबर विकल्प जो है वो सही है कि लड़का में पन प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है, विशेषण से नहीं बना है। तो देखते हैं, विकल्प है सरलता, वीरता, सुंदरता और मानवता। तो सरल शब्द जो है वो विशेषण है, मोहन बहुत ही सरल है, मोहन वीर है, गीता एक सुंदर लड़की है। तो ये तीनों तो हमारे क्या हुए जाकर के विशेषण हुए, लेकिन मानव
ता शब्द जो है वो विशेषण से नहीं बना हुआ है, विशेषण से संज्ञा शब्द नहीं बना हुआ है। तो विकल्प नंबर हमारा चौथा सही है, मानवता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? 4 विकल्प हैं, मित्रता, पंडित, शेर, चलना। और चारों विकल्पों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो पहला शब्द है मित्रता, पंडित, शेर और चलना। तो इनको हम पहले देख लेते हैं। शेर हमारा जातिवाचक है, चलना क्रिया है और पंडित भी जातिवाचक है। तो 3 को हमने देख लिया, फिर एक बचा मित्रता। तो पहला शब्द जो है मित्रता, पहला विकल्प, वो हमारा भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि पंडित जातिवाचक है, चलना क्रिया है और शेर जातिवाचक संज्ञा है। तो जब कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जब उनमें सीधे उत्तर नहीं देखने को मिलता है, तो चारों विकल्पों को हम देख करके उसको हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला विकल्प है अविकारी, अगला है एकार्थी और अगला है अव्यय और अगला विकल्प है विकारी। इन चारों विकल्पों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर किन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है? तो देखते हैं कि एकार्थी का मतलब है वह शब्द जिनका केवल एक अर्थ हो, उन्हें हम एकार्थी कहते हैं। अविकारी और अव्यय दोनों एक ही शब्द हैं, अविकारी और अव्यय। तो किन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है? तो विकल्प नंबर हमारा चौथा है, विकारी शब्दों में, जिनमें हम विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। तो विकल्प नंबर चौथा हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना कौन सी संज्ञा है? ये जो सेना शब्द है एक कौन सी संज्ञा है? विकल्प है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। सेना शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यहां पर हम देख लेते हैं कि सेना जो है वो हमारा पहला विकल्प है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सेना शब्द आता नहीं है। अब पदार्थवाचक में ठोस, द्रव्य, गैस, धातु और अधातु वाली वस्तुएं आती हैं, और भाववाचक में गुण, दोष, दशा, अवस्था का वर्णन होता है। तो यहां पर पहला विकल्प है हमारा क्या कि जातिवाचक, और सेना जो है वो शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। वैसे आपने देखा होगा कि सेना शब्द समूहवाचक के अंतर्गत आती है, लेकिन जब समूहवाचक विकल्प में शामिल नहीं है तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस चीज से होता है? तो लिखा हुआ है लिंग से, वचन से, विशेषण से, कारक से। लिंग, वचन और कारक से परिवर्तन होता है। लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। तो ये तीनों शब्द हमारे आएंगे नहीं, तो यहां पर क्या है, विशेषण जो है तीसरा विकल्प, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला विकल्प है डाकू, अगला है सफेदी, अगला विकल्प है फैलना और अगला विकल्प है विषमता। तो तीनों चारों विकल्पों में हम देख लेते हैं। जो फैलना शब्द है वो हमारा क्रिया हुआ, तो एक तो ये हमारा बाहर ही निकल गया पहले से ही। यहां पर हमने देख लिया कि जो फैलना हमारी है वो क्रिया है, और पूछा जा रहा है प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? तो जो फैलना शब्द है वो हमारा क्रिया हुआ, तो ये भाववाचक नहीं है। इसका मतलब विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही है। बाकी डाकू, सफेदी और विषमता, ये तीनों शब्द जो हमारे हो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न आ रहा है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है?
तो पहला विकल्प है महाभारत, अगला विकल्प है पटना, अगला है औरत और अगला है यमुना। तो महाभारत किसी विशेष पुस्तक का नाम है, किसी विशेष ग्रंथ का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। पटना किसी स्थान का नाम है और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। यमुना किसी विशेष नदी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अब यहाँ पर बचा औरत, तो औरत शब्द जो है वो किसी औरत समुदाय, औरत जाति को संबोधित करता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। महाभारत, पटना और यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, औरत जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी जाति वर्ग को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? विकल्प हैं गंगा, बुढ़ापा, सभा और घोड़ा। 4 विकल्प हैं, तो देख लेते हैं। गंगा किसी नदी का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, जो व्यक्ति की अवस्थाएं होती हैं, जवानी, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। उसके बाद में सभा समूहवाचक संज्ञा है। वैसे सभा को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि घोड़ा जो है हमारा वो जातिवाचक संज्ञा है, ये किसी जाति वर्ग को संबोधित करता है, तो घोड़ा हमारा जातिवाचक संज्ञा हुआ। इसलिए विकल्प हमारा 4 सही है कि घोड़ा हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगर घोड़ा शब्द नहीं होता, यहां पर केवल सभा ही होता, तो हम इसको सभा को जातिवाचक संज्ञा मान लेते, लेकिन सभा स्वयं में समूहवाचक है, इसलिए इसको अलग कर लेते हैं। और अगला विकल्प आपके पास घोड़ा है, इसलिए घोड़ा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहां पर देख लेते हैं। विकल्प हैं मूर्खता, शाबाशी, बुराई और झगड़ा। मूर्खता, शाबाशी, बुराई और झगड़ा। तो पहला शब्द हम देख लेते हैं। मूर्ख एक विशेषण है, तो ये तो विकल्प आपका निकल गया जाकर के। मोहन मूर्ख है, सुशीला मूर्ख है, तो किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं, तो ये विशेषण हो गया। ऐसे ही बुरा शब्द भी विशेषण हो गया। झगड़ा आपकी क्रिया है, झगड़ना, लड़ना, तो यहां बचा क्या? शाबाशी। शाबाशी हमारा जो विकल्प नंबर 2 है वो सही है कि भाववाचक संज्ञा शाबाशी है 4 विकल्प में। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है? पहला विकल्प है राष्ट्रीय, दूसरा है राष्ट्रीयता, अगला विकल्प है सौराष्ट्र और अगला विकल्प है राष्ट्रीय। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा विकल्प नंबर हमारा 2 सही है, राष्ट्रीयता होती है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा अगर पूछी जाती है तो राष्ट्रीयता होती है। अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद, रेखांकित पद में जिसके नीचे रेखा खींची हुई है क्या है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो जो पशु हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर विकल्प नंबर हमारा 2 सही है, जातिवाचक संज्ञा। अब अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? विकल्प हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि शब्द जो होते हैं वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर विकल्प नंबर जो 2 है वो हमारा सही है कि राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने संज्ञा से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।